क्या आप एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं और आपका कोड MGP004 है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यदि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको ये क्वेश्चंस का जवाब लिखना आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए कि गांधी जी के अनुसार समग्र राजनीतिक परिदृश्य के लिए ग्राम स्वराज बहुत महत्वपूर्ण था। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? इसमें आपको क्या करना है, जवाब देना है। चलो, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, जब भी कोई भी सवाल का जवाब देना है जो खास करके लॉन्ग हो तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, उसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग में पहले आपको देना है एक परिचय, दूसरा आपको देना है मुख्य भाग और अंत में आपको देना है इसका निष्कर्ष। क्या देंगे अंत में? निष्कर्ष ऐड करेंगे। इस तरह से पूरा क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले क्या करना है, इसका परिचय ऐड करना है। तो जैसे महात्मा गांधी राजनीतिक दर्शन केवल सत्ता के हस्तांतरण का नहीं बल्कि व्यवस्था के आमूल चूल परिवर्तन का दर्शन था, है ना। उनके संपूर्ण चिंतन के केंद्र में ग्राम स्वराज की अवधारणा थी। मतलब जितना भी वो जो चिंतन करता था, जो भी वो सोचते थे, वो अधिकतर उसके मन में क्या आता था, तो वो उसके मन में आता था ग्राम स्वराज की अवधारणा। गांधी जी का क्या मानना था कि जो भारत की आत्मा है वो कहाँ पे वास करती है, गांव में बसती है, गांव में वास करती है। जब तक भारत के लगभग कितने 7 लाख गांव, कितने गांव, 7 लाख गांव आत्मनिर्भर और स्वशासी नहीं बनते हैं, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता या फिर स्वराज एक कल्पना मात्र रहेगी। मतलब जब तक आप अगर गांव का विकास नहीं करेंगे या फिर गांव जो है आत्मनिर्भर नहीं बन जाता है, तो आप जो स्वतंत्रता चाहते हैं या फिर जो सोचते हैं तो एक सिर्फ कल्पना रह करके रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि समग्र राजनीतिक परिदृश्य के लिए ग्राम स्वराज्य न केवल महत्वपूर्ण था बल्कि गांधी जी के अहिंसक अहिंसक समाज की क्या थी, एक अनिवार्य शर्तों के रूप में वहां पे सामने आता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक छोटा सा इंट्रो देंगे। इंट्रो के बाद आप क्या करना है, इसका मुख्य भाग में जो है ना उत्तर देने का कोशिश करना है। देखो मुख्य भाग में हमने क्या क्या ऐड करा है, आप अपने से इसको जो है ना अपना हिसाब से जो पॉइंट आपको समझ में आता है वो भी आप ऐड कर सकते हो। ग्राम स्वराज की महत्ता को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण। देखो सत्ता का जो मतलब विकेंद्रीकरण होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो गांधी जी जो है ना पश्चिमी लोकतंत्र का जो मॉडल था, उस मॉडल के क्या थे, वो बहुत बड़ा विरोधी थे, जहां सत्ता के केंद्र किसमें, संसद में निहित होती थी। इसका क्या था, ये विरोधी थे। इसमें भी हम लोग कई सारे पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे पिरामिड बनाम वृत्त, वे सत्ता की पिरामिड नुमा संरचना जहां शीर्ष शक्तिशाली और आधार कमजोर होता है की जगह साधु वृंद, जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक सर्कल्स वाली संरचना चाहते थे। इसमें व्यक्ति केंद्र में होता है और गांव उसका आधार होता है, जहां सत्ता का प्रयोग सीधे जनता द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ है, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे पिरामिड संरचना, पिरामिड संरचना में क्या है कि सबसे ऊपर में कौन होगा, सत्ता को केंद्र करने वाले, मतलब कि जो है शक्तिशाली लोग रहेंगे, जो मतलब क्या होगा सत्ता को कंट्रोल करता है, उसके पास ज्यादा पावर रहता है। और सबसे नीचे में कौन होता है, कमजोर वर्ग रहते हैं। इस चीज का क्या करते हुए बुराई करते हैं, उसको वो नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, साधु वृंद, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक सर्कल्स वाली संरचना चाहते हैं, जिसमें केंद्र में कौन होता है, वो व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति होता है, यानी कि और उसका गांव क्या होता है, उसका आधार होता है, जहाँ सत्ता का प्रयोग सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, मतलब जनता के हाथ में
पूरा पावर होता है ना। इस तरह के वो क्या चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं। उसके बाद निर्णय प्रक्रिया कैसी होना चाहिए, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी इसने ऐड करा है कि ग्राम स्वराज में गांव के लोग अपने शासन, मतलब जो गांव के लोग ही क्या करें, शासन, शिक्षा और न्याय के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो। मतलब जो भी चीजें उन्हें चाहिए, यानी कि शिक्षा व्यवस्था से लेकर के जो शासन न्याय व्यवस्था, सभी चीज का निर्णय लेने का जो सक्षमता है वो किसके पास होना चाहिए, ग्राम स्वराज के पास ही, यानी ग्राम के पास ही होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जिससे नौकरशाही पर निर्भरता कम होगी, मतलब नौकरशाही व्यवस्था पर क्या होगा, निर्भरता कम होगी, ऐसा ये मानते हैं कौन, महात्मा गांधी जी। उसके बाद ग्राम स्वराज में और अगर हम लोग ऐड करते हैं कुछ कुछ बातें, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी। देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता तक अर्थविहीन है था, मतलब अर्थहीन था, जब तक कि आर्थिक गुलामी बने रहे, है ना। उत्पादन का विकेंद्रीकरण, देखो गांधी जी बड़े उद्योग के स्थान पर कुटीर उद्योग को और चरखे के पक्षधर थे। मतलब ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री का क्या करता था, अधिकतर विरोध करता था, है ना। जो बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े लेवल की जो फैक्ट्रियां होती थी, उनका वो विरोध करते थे। अब इनका विरोध ये क्यों करते थे, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, है ना। तो ये बड़ी उद्योग के स्थान पर कौन सा उद्योग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो ये कुटीर उद्योग को अधिक महत्व देते थे। ठीक है। उसके बाद चरखा का पक्षधर था। ग्राम स्वराज का अर्थ था कि गांव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन कपड़ा के लिए क्या हो, आत्मनिर्भर हो, है ना। मतलब सभी चीजें क्या अपने से बनाए। शोषण का अंत, शहरों द्वारा गांव के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए ग्राम स्वराज एक क्या था, सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर सकता था, ऐसा चीज यहाँ पे जो है ना बताता है। उसके बाद सामाजिक सुधार और समरसता। देखो, ग्राम स्वराज केवल एक राजनीतिक ढांचा नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार का एक मंच भी था। तो कैसे था वो, देखो, जातिवाद और अस्पृश्यता का अंत। तो गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतें के माध्यम से छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त किया जाए। मतलब जो पहले हम लोग का ये समाज में था ना, अस्पृश्यता था। अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत जिसको हम लोग बोलते थे। जैसे जो निचले जाति के जो लोग रहते थे, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उसे क्या करता था, उसे अछूत मानते थे, जिससे जो शमशान वगैरह में रहते थे, इस तरह से, है ना। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि इसका जो अंत हो ना, वो कैसे हो, वो जो ग्राम पंचायत है उसके माध्यम से हो, ये सब जो कुरीति वगैरह समाप्त किया जा सके। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी राज व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था। उनके अनुसार पंचायतें न्याय का केंद्र होनी चाहिए। मतलब कुछ भी अगर विवाद होता है तो वो आपस में ही क्या करे, सत्य के आधार पर निपटा ले, मतलब कि आपस में वो क्या कर ले, खत्म कर दे। और ये जो अदालती प्रक्रियाएं था, इनको क्या मानता था, महंगा मानता था, कि ये हमारे देश के लिए सही नहीं, मतलब हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बातें ये यहाँ पे कहते हैं। कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। तो इस तरह से इन बातों को आप क्या कर सकते हैं, ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं क्या। उसके बाद अगला पॉइंट में जब हम ऐड करेंगे, वो क्या होगा, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। नैतिक और आध्यात्मिक विकास के बारे में देखते हैं। देखो, तो गांधी जी के लिए राजनीतिक नैतिकता का विस्तार थी। मतलब गांधी जी के लिए जो राजनीति है वो क्या है, नैतिकता का है, एक विस्तार है ना। ग्राम स्वराज व्यक्ति को अनुशासन, सहयोग और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। इन जो ग्राम स्वराज है, व्यक्ति को क्या कराता है, अनुशासन, सहयोग और निस्वार्थ सेवा का क्या पाठ पढ़ाते हैं। जब व्यक्ति अपने छोटे से समुदाय यानी गांव के प्रति जिम्मेदार होता है, तभी वो राष्ट्र के प्रति भी क्या होता है, बोलो तो जिम्मेदारी को समझ सकता है ना। जो व्यक्ति मतलब अपने समुदाय बोल सकते हैं, छोटा छोटा जो मतलब गांव के जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर जिम्मेदार है, यानी अपने आप को आसपास के जो समुदाय से अगर जिम्मेदारी उठाता है, तो राष्ट्र के प्रति भी क्या कर सकता है, जिम्मेदारी को समझ सकता है। इनका कहना है, किनका, गांधी जी का। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ जो विचारक हैं, उनके क्या विचार है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, महात्मा गांधी स्वराज का अर्थ को क्या बताता है, यह नहीं है कि सत्ता के कुछ लोगों के हाथ में आ जाए। मतलब सत्ता, स्वराज का मतलब क्या है, कि कुछ लोग के हाथ में मतलब पावर आ जाए, वो नेता बन जाए, है ना। ऐसा वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, बल्कि यह है कि जब सत्ता का दुरुपयोग हो तो सभी लोग उसका विरोध करने की सक्षमता रखता हो। मतलब
अगर मान लेते हैं सत्ता का कोई दुरुपयोग कर रहा है, मतलब जो है ना उनका मिसयूज हो रहा है ना, वो मतलब कुछ बोल सकते हो कि वो कठोर बन रहा है, मतलब जो है निष्पक्ष नहीं, मतलब जो है मतलब फैसला करता है, यानी कि भेदभाव करता है, तो उस टाइम में सभी लोग उसका क्या कर पाए, विरोध करने की क्षमता रखे। यह क्षमता ग्राम स्वराज से ही आ सकता था। यह क्षमता कहाँ से आ सकता था? ग्राम स्वराज से ही आ सकता था, ऐसा गांधी जी का मानना था, है ना। चलो अब हम अगला पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है भिखू पारेख। उन्होंने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया है कि गांधी का ग्राम स्वराज आधुनिक राज्य की उस सर्वशक्तिमान छवि को चुनौती देता है जो नागरिक की स्वायत्तता को निगल देती है। अब ये जो क्या करता है तो ग्राम स्वराज्य आधुनिक राज्य की उस सर्वशक्तिमान छवि को चुनौती देता है जो नागरिक की स्वायत्तता को क्या कर देता है, निगल लेता है ना। उसके बाद जेसी कुमारप्पा, कौन है यहाँ पे? जेसी कुमारप्पा। तो उन्होंने गांधीवादी अर्थशास्त्र के माध्यम से ग्राम स्वराज की व्यवहार्यता को सिद्ध किया है और इसे अस्थायित्व और अर्थव्यवस्था कहा है। मतलब वो क्या क्या कहा है कि ये क्या है, अस्थायित्व है और अर्थव्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे क्या करते हैं, बताते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन भी ऐड करेंगे। इंट्रोडक्शन तो हमने ऊपर दे दिया था। आप यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा निष्कर्ष ऐड करेंगे जो आप आंसर को क्या करोगे, क्लोज करोगे, खत्म करोगे। देखो, तो गांधी जी ने राजनीतिक परिदृश्य को ग्राम स्वराज, यानी कि ग्राम स्वराज एक आदर्श गणतंत्र की नींव थी। ये केवल गांव के विकास की योजना नहीं थी, बल्कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता और केंद्रीकृत राज्य के विरुद्ध एक सशक्त विकल्प था, है ना। आज के संदर्भ में अगर हम इसको लेते हैं, जब हम जलवायु परिवर्तन, असमानता और अत्यधिक शहरीकरण जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें, जैसे जलवायु परिवर्तन परिवर्तन होता है, असमानताएं होती है, शहरीकरण जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो गांधी जी का ग्राम स्वराज और स्थानीय स्वशासन का विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीजें सामने आ जाती है। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, कोई भी सवाल आपसे अगर पूछा जाए, सवाल को पहले आप अच्छे से समझिए, समझने के बाद उसका फॉर्मेटिंग करिए, 3 पार्ट में इसको बांट लीजिए, फिर उसका उत्तर देने का कोशिश कीजिए। आसानी से आप इसका क्या कर सकते हैं, जवाब लिख करके आ पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अभी मैं जो आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। ये जितने भी क्वेश्चन है, ये अभी जो हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैंने बता रहा हूँ, या फिर जो इससे पहले भी जो वीडियोस में आपको मिल रहा है, वो क्वेश्चंस कभी ना कभी जरूर पूछा गया है। आप उसको प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में मान सकते हो। और वो क्वेश्चन जो होता है अधिकतर, यानी कि 80 से 90% चांस रहता है टकराने का। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ करके नहीं जाएंगे, है ना, अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगर आपको ये जो मतलब पीडीएफ जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे ये फ्री में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।